नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। लेखपाल के लिए हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो जो प्रश्न आपके हैं वो आपके सुपर टेट और यूपी टेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने पहला प्रैक्टिस सेट देखा था, जिसमें हमने सबसे लास्ट में जो ग्राम विकास वाले क्वेश्चन है वो देखे थे। साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। सेट 1 हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम देखेंगे हमारा सेट नंबर 2, जिसके अंतर्गत हम 25 प्रश्न देखेंगे, क्योंकि लेखपाल के सिलेबस के अकॉर्डिंग 25-25 करके 4 पोर्शन जो है वो आते हैं। सिलेबस हमने पहले वाले जो मॉडल पेपर था उसमें आपको बता दिया था। और ये प्रश्न आपके यूपी टेट और सुपर टेट और लेखपाल तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस हिसाब से हम प्रश्नों को करा रहे हैं। सी टेट के जो प्रश्न है वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो सम उपसर्ग से जो है वो बना हुआ है? सुकोमल, स्वास्थ्य, संकल्प, सहर्ष। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? सम उपसर्ग से बना हुआ कौन सा जो है वो शब्द है? कई बार क्या होता है, यहाँ पर अपोजिट करके भी पूछ लिया जाता है प्रश्न। जैसे कि आपको यहाँ पर सुकोमल दे दिया गया और उसमें पूछ लिया गया कौन सा उपसर्ग है, या स्वास्थ्य में, या सहर्ष में, या संकल्प में। आंसर की बात करते हैं तो आपका संकल्प यहाँ पर जो है वो सही होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो संकल्प में ऊपर बिंदी लग रही, तो साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है उस हिसाब से उपसर्ग नहीं आता है आपका। थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है, इसलिए इस तरीके के उपसर्ग आपसे पूछे जाते हैं। सम उपसर्ग से आपका संकल्प जो है वो बना हुआ है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण भी है। तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं दूसरा प्रश्न कि नीलांबर किस समास का जो है वो उदाहरण है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुब्रीहि। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? नीलांबर किस समास का उदाहरण है? अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसका समास विग्रह क्या होता है, तो आप आसानी से जो इसका आंसर है वहां तक आप पहुंच सकते हैं। तो नीलांबर का समास विग्रह होता है नीला है अंबर जो। तो जहां पर जब आपकी बात हो रही हो कि कोई अन्य पद प्रधान होता है, तो उस सेंस में आपका यूज होता है बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर नीला है अंबर जो अथवा नीला अंबर, इस तरीके से हम करते हैं, तो ये आपका समास कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 3 कि जिस पर कोई अंकुश नहीं हो उसके लिए एक शब्द जो है वो कौन सा है? निरंकुश है, कुशाग्र है, किशोर है, या फिर अंशुल है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? जिस पर कोई अंकुश जो है वो नहीं हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? आंसर की बात करते हैं तो निरंकुश आपका यहाँ पर सही होगा। जिस पर कोई अंकुश नहीं हो उसके लिए एक शब्द होता है निरंकुश। अच्छा, निरंकुश से वर्ड भी बनता है एक निरंकुश शासन करके। तो जिस पर कहते हैं ना कि जिसका ऐसा शासन हो जिसमें कोई रोक टोक ना हो, तो उसके लिए शब्द यूज किया जाता है निरंकुश शासन। जिस पर कोई रोकने वाला ना हो, कोई अंकुश लगाने वाला ना हो। अगला देखते हैं आपका चौथा प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है? मृत्युंजय, मृत्युंजय। आपका ए और बी ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर जा के ऊपर बिंदी लगी हुई, यहाँ पर या के ऊपर। देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर मृत्युंजन करके लिखा हुआ है और माँ के ऊपर बिंदी है, और यहाँ पर भी आप देखिए इसको थोड़ा सा बदल दिया गया है, जे कर दिया गया है। आपको बताना है इनमें से शब्द कौन सा जो है शुद्ध है। आंसर की बात करते हैं तो आपका मृत्युंजय, आपने मंत्र करके सुना होगा वर्ड, तो बी वाला आपका सही होगा। अच्छा, एक चीज आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, जब आप उच्चारण करते हैं तो ना की जो मात्रा है वो निकलती है इस बिंदी से। तो मृत्युंजय, तो या जो है यानी कि जिसके ऊपर आपकी बिंदी लगी होती है उसके बाद उसका उच्चारण होता है। जैसे मृत्युंजय आप पढ़ रहे हैं तो मृत्यु आप पूरा पढ़ चुके हैं, उसके बाद अंजय करके बोले ना, आधी ना का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो इस या के बाद होगा। यानी कि जिस के ऊपर बिंदी लगी हो इसके बाद जो है आपका जो साउंड है उसका निकल करके आएगा। कोई और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, उससे भी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर मृत्युंजय जो है बी वाला सही होगा। ये मैंने इसलिए बताया, जैसे यहाँ पर देखिए पहले वाला भी आपने मृत्युंजय देखा, अब आपको पता तो है मृत्युंजय, पर आपको ये नहीं क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर बिंदी किस में लगेगी। तो आप इस तरीके से इसे देख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है कि मितभाषी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? वाचाल होगा, मूक होगा, सौम्य होगा, या स्वच्छंद होगा। बताइए मितभाषी कौन सा सही होगा? मितभाषी शब्द जो है इसका विलोम शब्द आपको जो है वो बताना है। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आप क्या कहेंगे कि मितभाषी मतलब होता है बहुत जो है वो कम बोलने वाला। देखिए भाषी मतलब क्या होता है? भाषी मतलब बोलने के संदर्भ में, और मित मतलब जो है वो कम के संदर्भ में। अब इसी से शब्द जैसे एक मितव्ययिता बनता है, तो मितव्ययिता जो होता है वो होता है कि कम खर्च करने वाला। तो मित उसके आगे वर्ड लगकर क्या है, उसको कम, उसके जो भी उसका भाव निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है, उसके कम को दर्शाता है। तो वही भाषी के आगे मित लग गया तो उससे क्या बन रहा है कि
कम बोलने वाला। अब यहाँ पर क्या है, विपरीत बताना है, तो विपरीत क्या होगा, जो अधिक बोलता हो। अधिक बोलने के लिए हम शब्द यूज करते हैं वाचाल, तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर वाचाल जो है वो सही होगा। छठा देखते हैं, इनमें से कौन सा गुणबोधक जो है वो विशेषण नहीं है। अच्छा, भला, सीधा, 50, बताइए गुणबोधक विशेषण नहीं है। विशेषण आप जानते हैं जो विशेषता प्रकट पड़े, सीधा सा है, तो अब आपको बताना है इनमें से नहीं है। अच्छा, प्रश्न में जब भी इस तरीके से लिखा हो नहीं है, तो हमेशा नहीं पर जरूर ध्यान दिया करिए। कई बार हम देख लेते हैं गुणबोधक विशेषण और नहीं नहीं जाता। वैसे अगर ये प्रश्न आप सीटेट में देख रहे होते हैं, तो सीटेट में क्या होता है कि वहां पर नहीं के नीचे एक लाइन खींची रहती है, और नॉर्मली आप यूपी टेट, लेखपाल या इस संदर्भ में अगर कर रहे होंगे, तो आप देखेंगे लाइन वहां नहीं होती, आपको खुद ही ध्यान देना होगा। तो अच्छा, भला, सीधा, 50 में आंसर की बात करते हैं, तो 50 आपका जो है यहाँ पर सही होगा। अब 50 क्या है, 50 एक संख्या है। संख्या वाची से संबंधित कौन सा विशेषण का टाइप होता है, तो संख्यावाचक विशेषण होता है। तो यहाँ पर 50 आपका क्या है, गुणबोधक विशेषण में जो है वो नहीं आएगा, डी वाला यहाँ सही हो जाएगा। विशेषण के प्रकार में गुणवाचक विशेषण होता है, परिमाणवाचक होता है, संख्यावाचक होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है, ये सब होते हैं। गुणवाचक विशेषण जो कि किसी की विशेषता प्रकट करे, आप कह सकते हैं अच्छा हो गया, चालाक हो गया, बुद्धिमान हो गया, दोष हो गया, बुरा हो गया, इस तरीके से कुछ भी। यहाँ पर जैसे अच्छा आपका आया है ना, तो ये आपका किस तरीके से है, तो आपका गुणवाचक विशेषण है। भला क्या है, उसकी विशेषता ही बता रहा है, उसके बारे में ही बता रहा है। सीधा भी है, उसकी एक विशेषता ही के बारे में है, किसी व्यक्ति के आप कह सकते हैं, तो वो आपका। वैसे अगर डेफिनेशन के फॉर्म में हम गुणवाचक विशेषण को बोलते हैं, तो हम कहते हैं कि जिस विशेषण से किसी संज्ञा सर्वनाम का गुण प्रकट हो, उसे हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। सातवां आपका है कि बादल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है। नीरद, जलद, इला या जीमूत, बताइए इनमें से कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है। अच्छा, बादल हो गया आपका, अंतरिक्ष हो गया आपका, नदी हो गया आपका, ऐसे कुछ विषय आपको पर्यायवाची हैं जो देखने को बार बार घूम घूम के फिर फिर के मिलते हैं। मतलब कहने का है कि इनमें आपको जितने भी पर्यायवाची हैं, कोशिश कीजिए उनको एकदम याद करके रखिए, क्योंकि बार बार जब रिपीट होते हैं तो फिर गलत होने के चांसेस नहीं होने चाहिए। तो बादल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, तो आप कहेंगे कि इला जो है ये आपका पर्यायवाची नहीं है। अब होते कौन कौन से हैं, तो नीरद भी होता है आपका, जलद भी होता है और जीमूत भी होता है। और भी बहुत से पर्यायवाची होते हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है इला, ये किसका पर्यायवाची होता है, तो ये धरती का होता है। धरती हो गया, इसके पर्यायवाची इला के धरती है, धरित्री है, धरणी है, वसुधा है, वसुंधरा है आपका, पृथ्वी है, ये सब उसके पर्यायवाची हैं। पृथ्वी का भी पर्यायवाची है, पूछे जाते हैं, पृथ्वी के भी बार बार रिपीट होते हैं। और अच्छा, यहाँ पर जो बादल के पर्यायवाची और कौन कौन से होते हैं, तो जैसे आपका जलद यहाँ लिखा है, जलद के अलावा जगजीवन है, अम्बुद है, अम्बुद बहुत पूछा है, अम्बुधर पूछा लिया जाता है आपसे। इस तरीके से आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं, आठवां प्रश्न। अगला प्रश्न 8 है कि इनमें से कौन सा जो है वो ऊष्म व्यंजन नहीं है। अब ऊष्म व्यंजन होते कितने, 4 होते हैं। कभी आपको कंफ्यूजन हो कि ऊष्म व्यंजन है कि क्या है, तो आप यहाँ पर पकड़िए क्या है, ऊष्म वर्ड, यानी कि जिनका उच्चारण करने में एक गर्म हवा निकले। ऊष्म से ही आपको समझ में आ रहा है गर्म। तो अब आप यहाँ पर शा बोल के देखिए, सा बोल के देखिए, सा बोल के देखिए और रा देखिए। तो इन चारों में से आपका जो रा है, इसके उच्चारण में आपको ऊष्म व्यंजन का महसूस नहीं होगा, यानी जो गर्म हवा वायु से निकलती है वो महसूस नहीं होगी। स, स इनमें देखेंगे तो लगभग सेम जैसा है, और इसी की तरह से आपका आ भी होता है। टोटल 4 आपके ऊष्म व्यंजन जो है वो होते हैं। तो ये और ये। आ को भी बोल के देखेंगे तो विशेष प्रकार की गर्म या ऊष्म वायु निकलती है, उन्हें हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। तो उससे आप पहचान भी सकते हैं। सा 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 रा, तो आपको पता है सा 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 हा ऊष्म व्यंजन होते हैं, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि रा क्या होता है। बताइए रा क्या होता है, तो रा आपका एक लुंठित व्यंजन में आता है, तो ये आपका लुंठित व्यंजन हो जाएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है, लुंठित व्यंजन। अगला देखते हैं आपका, इनमें से किस एक शब्द का प्रयोग बहुवचन में जो है वो होता है। आपको बहुवचन में बताना है किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है। लेखपाल के पेपर में जब पिछली बार हुआ था 2015 के आसपास, राजस्व लेखपाल का, तब वहां पर क्वेश्चन बहुवचन से ऐसे ही आया था। वहां पर शायद आपका चाकू के संदर्भ में पूछा गया था कि चाकू जो है वो ऑप्शन में था, पूछा गया था इनमें से कौन सा शब्द जो है बहुवचन में ही प्रयोग होता है, इस तरीके से, या एक वचन बहुवचन से ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इनमें से बताइए, लड़का, पुस्तक, साधु, घोड़ा, 4 ऑप्शन है, कौन सा इनमें से सही होगा। तो किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में सदैव होता है, तो वो है आपका साधु। तो बहुवचन में होता है हमेशा साधु शब्द का प्रयोग। बाकी यहाँ पर जो शब्द है, जैसे लड़का है तो उसका बहुवचन आपका लड़के हो जाता है, पुस्तक का पुस्तके हो जाता है,
घोड़ा का घोड़े हो जाता है, पर साधु जो है उसका बहुवचन वही रहेगा आपका। अगला देखते हैं आपका कि मोहन स्कूल जा रहा है। इस वाक्य में मोहन जो है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा? मोहन स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में मोहन पूछा गया है आपका किस प्रकार की संज्ञा है? आंसर की बात करते हैं तो क्लियर आपको दिखता है व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 11 प्रश्न आपका है कि खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? अच्छा प्रश्न है। और वीडियो पसंद आए, चीजें समझ आए, लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, शेयर भी करते रहिएगा। लेखपाल के जो भी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन तक वीडियो पहुंच सके, तो वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा और लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे से अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। आंसर की बात करते हैं तो आपका खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? तो कृषि का होता है आपका। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बाकी यहाँ पर जैसे अक्षी आपका ये पूछ लिया जाता है, तो अक्षी जो है शब्द का तत्सम रूप आपका, यानी कि ये अपने आप में क्या रूप है? तद्भव रूप है। आंख शब्द का तत्सम रूप जो है वो अक्षी होता है, तो यहाँ पर आपका इसका क्या होगा? आंख होगा। आंख जो शब्द है इसका तत्सम रूप होता है अक्षी। तो अक्षी यहाँ पर क्या है? ये तत्सम है। इसी प्रकार धरित्री जो है ये किसका होता है तत्सम? तो ये जो है वो धरती का होता है। धरती जो है उसका तत्सम रूप क्या होता है? तो धरित्री होता है। और आपका जो मैत्री है ये आपका समानार्थी में कह सकते हैं, मित्रता, दोस्ती, स्नेह भाव, उसके संदर्भ में होता है। तो आंसर यहाँ पर कृषि होगा। 12 प्रश्न है, इनमें से कौन अविकारी गुणवाचक विशेषण संज्ञा जो है वो नहीं है? चार ऑप्शन है, लाल, सुंदर, तेज, काला। इनमें से कौन अविकारी गुणवाचक संज्ञा जो है वो नहीं है? आंसर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर काला जो है वो सही होगा। तो ये आपका अविकारी गुणवाचक संज्ञा जो है वो नहीं है, यानी ये क्या है? ये आपका विकारी है। बाकी सभी जो आपके हैं, जैसे लाल हो गया, सुंदर हो गया और तेज हो गया, ये सब अविकारी हैं। अविकारी में क्या होता है? वे शब्द जिनमें रूप परिवर्तन नहीं होता है वो कहलाते हैं आपके अविकारी। जैसे आपका धीरे धीरे, आप कहीं भी कोई सेंटेंस में आप यूज करिए, चाहे उसके वचन चेंज कीजिए, तो वो उसी सेंस में यूज होगा। जैसे वहां है, वहां भी आपका वैसे ही यूज होगा। अगला देखते हैं आपका, इनमें से कौन से शब्द में यड़ संधि है आपको बताना है? पावक, पित्रादेश, सूर्योदय, तथैव। यड़ संधि आप बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका इन चारों में से आंसर की बात करते हैं, सही होगा यड़ संधि में आपका बी वाला, यानी कि पित्रादेश। अगर आप इसको अलग अलग करेंगे तो कैसे करेंगे? एक पित्र में जो है, यानी कि पित्रादेश में जो पित्र है ये अलग होगा आपका, तो आपका ये जो है पित्र आप अलग कर लीजिए। और प्लस यहाँ पर और अलग क्या होगा? आदेश अलग होगा। तो पित्र और आदेश ये इसका होगा संधि विच्छेद। अब देखिए इसमें रूल कैसे लगेगा? पित्र में आखिरी में आ रहा है री, री आ जाएगा आपका, और यहाँ पर आदेश में क्या आ रहा है? तो आ बड़ा आ रहा है। तो री और आ मिलकर क्या बना रहा है? पित्रादेश। आ निकल रहा है ना साउंड, तो रा बन रहा है। देखिए पित्रा, तो क्या बन रहा है? रा बन रहा है, और बड़ा आ बन रहा है। और रा और बड़ा आ किस में बनता है? यड़ संधि में बनता है। यही आपका ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, सीता पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला, यानी कि कर्मवाच्य जो है वो सही होगा। क्या होता है वाच्य, उसको भी समझ लीजिए और इसके टाइप्स को भी समझ लीजिए। तो वाच्य को हम कहते हैं वॉइस, यानी कि क्रिया का रूपांतरण, जिसके द्वारा पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, वो इसके जरिए हम पता लगाते हैं। अब देखिए क्या होता है, तीन टाइप होते हैं, कर्तवाच, कर्मवाच और भाववाच। जो कर्तवाच होता है इसको हम कहते हैं इंग्लिश में एक्टिव वॉइस। जो इंग्लिश में आप एक्टिव वॉइस का रूल देखते हैं, सेम ऐसे चलते हैं। कर्मवाच्य में क्या होता है? ये आपका पासिव वॉइस होता है। जो भाववाच्य होता है ये होता है आपका इम्पर्सनल वॉइस। कृतवाच्य जो है, जिस आप कहेंगे उस रूपांतरण से कृतवाच्य का मतलब है जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। नाम में इसमें कर्ता है, आपको क्लियर यहाँ दिख रहा है, कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, वो होता है आपका कृतवाच्य। इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनता है।
अब एग्जाम्पल जैसे कि राम ने दूध पिया, तो राम यहाँ पर क्या है, कर्ता है, तो कर्ता की प्रधानता हो रही है। सीता जाती है तो सीता कर्ता है, उसकी प्रधानता हो रही है। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो आपका कृतवाच्य में आते हैं। कर्म वाच्य में क्या होता है, जहां पर नाम ही में कर्म है यानी कि कर्म की प्रधानता हो, बस ऐसे याद रखिए। तो इसमें क्या होता है, ये वाच्य सकर्मक क्रिया से बनता है। अब जैसे ऐसे समझिए इसका एग्जाम्पल कि लेख लिखा गया, तो लेख जो है वो क्या है, आपका कर्म है, वो है ना, तो कर्म के बारे में मेन फोकस किया जा रहा है। गीत गाया गया, इस तरीके के जो आपके एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर क्या है, सीता पानी पीती है, तो कर्म की प्रधानता हो रही है, तो आप इस तरीके से कर्मवाच्य को पहचानेंगे। भाववाच्य में क्या होता है, जिसमें भाव जो है वो आप कहेंगे, भाववाच्य में जहां पर भाव की प्रधानता होती है वो आपका, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चुप नहीं रहा जाता, सीता से हंसा नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता, इस तरीके के वाक्य सब आपको भाववाच्य में देखने को मिलते हैं। आसानी से आप पहचान लेंगे। कृत और कर्म में थोड़ा सा आप कंफ्यूजन हो सकते हैं। अगला है प्रश्न, किस रचनाकार ने हिंदी भाषा जो है इसको हिंदवी कहा है? सूरदास, कबीरदास, अमीर खुसरो या फिर मुल्ला दाऊद? आपको बताना है किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर अमीर खुसरो जो है वो सही होगा। हिंदी भाषा को हिंदवी की जो संज्ञा है वो अमीर खुसरो जो है इन्होंने दी है। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं आपका 16 प्रश्न कि साकार का विलोम शब्द जो है वो क्या होगा? आकार होगा, निराकार होगा, प्रकार होगा, विकार होगा? बताइए। साकार मतलब क्या हम यूज करते हैं ना, कि जैसे प्रभु आपके साक्षात हैं, तो उसके संदर्भ में कहते हैं, सामने के संदर्भ में कि साकार हैं, समक्ष प्रकट हो गए। और विलोम इसकी अगर बात करते हैं तो जिसका कोई आकार ही ना हो, उसके संदर्भ में हम वर्ड यूज करते हैं निराकार। तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 17 प्रश्न है, क्षणिक का विलोम शब्द क्या होगा? क्षण भंगुर होगा, क्षुद्र होगा, शाश्वत होगा, क्षण होगा। क्षणिक मतलब होता है बहुत थोड़े समय के लिए होता है ना, कहते हैं क्षणिक समय का दुख है, क्षणिक समय का सुख है, ऐसे। और विपरीत विलोम क्या होगा? विलोम मतलब कि जस्ट अपोजिट क्या होगा, तो अपोजिट इसका हो जाएगा जो कि हमेशा के लिए। जैसे एक सत्य को हम क्या कहते हैं कि सत्य शाश्वत है, तो आपका सी वाला यहाँ सही होगा, शाश्वत। 18 है, द्रुत गमन करने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? वायुयान, द्रुतगामी, दूरदर्शी, अग्रसोची? तो बताइए कौन सा इनमें सही होगा? वायुयान आप जानते हैं, द्रुतगामी कहते हैं, द्रुत गमन करने वाला। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। दूरदर्शी होता है जो बहुत दूर का देख ले, दर्शी देखिए, कभी ना समझ में आए तो अलग अलग देख लीजिए इसको, अलग करके। दूर जो है दूर के संदर्भ में, और दर्शी मतलब दर्शन करने वाला, दूर की सोचने वाला, ऐसे हम कहते हैं। अब ये भी आपका जो दूरदर्शी है वो अग्रसोची से मिलता ही जुलता है, पर दूरदर्शी देखने वाला जो व्यक्ति होता है वो समस्याओं में नहीं उलझता है। मतलब आप दूर का देख रहे हैं, दूर का समझ रहे हैं, पर आप उन चीजों में उलझ के नहीं रह जाते हैं। अग्रसोची जो सोचने वाला व्यक्ति है वो भी भविष्य के संदर्भ में ही सोचने वाला है, पर वो बहुत दूर की बातें सोचता है, उस पर विचार करता है। वो आपका थोड़ा सा डिफरेंस दूरदर्शी और अग्रसोची में आप निकाल सकते हैं। बाकी संदर्भ लगभग एक जैसा ही होता है, आगे का सोचने वाला, दूर का सोचने वाला, भविष्य का सोचने वाला, इस संदर्भ में। 19 प्रश्न आपका है कि गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ जो है वो क्या होगा? लज्जित होना, खूब याद करना, पश्चाताप करना या लाभ होना? गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे खूब याद करना जो है ये होता है, खूब याद करना यानी कि गांठ में बांधना। इसी का एक और संदर्भ भी होता है, हम कहते नहीं कि ये बात जो है वो गांठ बांध लो, मतलब किसी चीज को याद कराने के संदर्भ में, किसी को बात को याद रखने के संदर्भ में भी हम इस मुहावरे का यूज करते हैं। तो वो ऐसे भी अगर आपका कुछ एग्जाम्पल देखने को मिले तो आप, यानी कि ऑप्शन देखने को मिले तो आप आंसर के साथ जा सकते हैं। गांठ में बांधना यानी कि खूब याद करना या किसी बात को याद कर रखना, इस संदर्भ में भी आप कह सकते हैं। 20 प्रश्न है, महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है? रहस्यवादी श्रृंगार, रहस्यवादी वीरता, प्रयोगवादी चेतना या फिर आपका प्रगतिवादी विचारधारा? बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर रहस्यवादी श्रृंगार जो है ये आपका सही होगा, पहला वाला। महादेवी वर्मा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हिंदी साहित्य में छायावादी युग के जो चार प्रमुख स्तंभ थे उनमें से एक इन्हें जो है वो माना जाता है, और इनको आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है, महादेवी वर्मा जी को। इनकी रचनाएं सारी हमने एक से एक बेहतरीन ट्रिक से याद कर रखी हैं ऑलरेडी। डायरेक्ट आप बालाजी स्टडी अड्डा रचनाएं सर्च कीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी। इनकी अगर आप एक बार वो कहानी देख लेंगे, छोटी सी 10-15 मिनट की है, सारी रचनाएं आपको याद हो जाएंगी।
21 प्रश्न है आपका, छोटे-छोटे ताजमहल के रचयिता जो है वो कौन है? रांगे राघव, राजेंद्र यादव, उपेंद्र नाथ अस्क या भीष्म साहनी? तो बताइए इनमें से कौन-सा जो है सही होगा? छोटे-छोटे ताजमहल के रचयिता जो है वो कौन है? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन राजेंद्र यादव जो है वो सही होगा। छोटे-छोटे ताजमहल के रचयिता जो है वो कौन है? राजेंद्र यादव। अगला देखते हैं, चिराग तले अंधेरा का क्या अर्थ होता है? चिराग के नीचे अंधेरा रहता है, चिराग से कम रोशनी आती है, पास की चीज दिखाई ना पड़ना या दूर की चीज दिखाई ना पड़ना। कभी भी किसी प्रकार का मुहावरा हो तो जो उसमें जो बात लिखी गई है वो उसमें नहीं आती है, इस चीज को समझिएगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका इन चार ऑप्शन में से पास की चीज़ दिखाई ना पड़ना ये सही होगा। जो मैं बात कर रहा था कि जैसे यहाँ पर आप देखिए चिराग तले अंधेरा है, तो आपको जो उसमें मुहावरा दे रखा है उसके संदर्भ वाले आंसर के साथ नहीं आपको देखने को मिलेगा कि चिराग के नीचे अंधेरा रहता है, चिराग से कम रोशनी रहता है, इन ऑप्शन को आप डायरेक्ट काट दीजिए। उसका एक्चुअल में अर्थ कोई दूसरा निकलता है, पास की चीज़ दिखाई ना पड़ना या दूर की चीज़। चिराग जैसे होता है ना तो उसके पास इधर-उधर आप देखते हैं दूर-दूर तक तो आपको उजाला देखने को मिलता है, पर जहाँ पर जल रहा होता है उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो अंधेरा होता है जहाँ उसकी परछाई पड़ रही होती है। अब इसको आप एक्चुअल अर्थ में निकालने का प्रयास करेंगे, तो मतलब कहने का मतलब जो आस-पास की चीज़ें हैं, वो आपको नहीं दिखाई दे रही हैं, उस संदर्भ में हम यूज़ करते हैं। एक होता है कि अपनी बुराई नहीं दिखाई दे रही, आपको दूसरे की बुराई दिखाई दे रही, एक इस संदर्भ में इसका अर्थ होता है, तो वो चीज़ है। मतलब अपने पास का चीज़ें जो है वो खुद अंधेरा दिख रहा है और ब आस-पास उजाला दिख रहा है, तो उस संदर्भ में है यहाँ पर पास की चीज़ दिखाई ना पड़ना। अगर यहाँ पर आपका अपनी बुराई दिखाना देना करके भी ऑप्शन दिया होता तो वो भी सही हो सकता था। 23 प्रश्न आपका है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाय में कौन-सा अलंकार है? रूपक, प्रतीप, मानवीकरण या फिर अनुप्रास अलंकार? तो जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार-बार होती है, वहाँ पर आपका कौन-सा अलंकार होता है? वही यहाँ पर सही होगा क्योंकि देखिए तरनी में भी ता आया है, तनुजा में भी, तट में भी ता आया है, तमाल में भी, तरवर में भी, इस तरीके से तो अनुप्रास अलंकार आपका यहाँ पर सही होगा। अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति, वर्ण मतलब समझ रहे हैं? जैसे ता एक क्या है? ये एक वर्ण है। इन वर्णों से आपका ये तरनी पूरा क्या बना है? ये एक पूरा शब्द बना हुआ है। ऐसे ही और कै कौन से अनुप्रास में एग्ज़ाम्पल होते हैं? जैसे एक होता है जागु जागु जीव जड़ जो है जग जामिनी, तो जा, जा, जा बार-बार आ रहा है तो वो कैसा है? अनुप्रास अलंकार है। अब देखेंगे अगर आप जो इस समय वर्तमान में पेपर बनने लगे हैं, उनमें मानवीकरण के बहुत एग्ज़ाम्पल पूछे जाने लगे हैं, तो वो आपको थोड़ा-सा अलग से जो है वो पता होना चाहिए मानवीकरण अलंकार कि जो जड़ पदार्थ होते हैं, प्रकृति के अंग, नदी, पर्वत, पेड़, लताएँ, झरना, हवा, पत्थर, पक्षी आदि जो मानवीय क्रियाएँ होती हैं ना, वहाँ पर उसके संदर्भ में कोई आरोप देखने को मिलता है, तो वहाँ पर आपका मानवीकरण अलंकार होता है। तो इसके एग्ज़ाम्पल आपका जो है आप पूछे जाने लगे हैं। एक एग्ज़ाम्पल है हरसाया ताल लाया पानी परात भर के इस तरीके से जो है तो आपका ये मानवीकरण अलंकार का हो जाएगा। और भी बहुत से हैं पर आप ध्यान रखिएगा। 24 सेकंड लास्ट प्रश्न है, 25 लास्ट होगा और एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे। 24 प्रश्न है कि 52 के तोले राव रत्ती इसका क्या अर्थ है? बिल्कुल ठीक हिसाब, बिल्कुल गलत हिसाब या फिर प्रत्येक वस्तु 52 तौले पाव रत्ती देना या फिर इनमें से कोई नहीं। 52 के तोले पाव रत्ती इसका क्या अर्थ जो है वो होगा? वैसे आप देखेंगे इसका जो यूज़ होता है, वो हिसाब-किताब के संदर्भ में यूज़ होता है। तो इसका अर्थ क्या होता है? आंसर की बात करते हैं तो बिल्कुल ठीक हिसाब के संदर्भ में पहला वाला ही ऑप्शन सही होगा। 52 तोले पाव रत्ती का मतलब होता है जो हर तरीके से बिल्कुल ठीक हो या बिल्कुल दुरुस्त हो। इस संदर्भ में होता है, ए वाला सही होगा। देखते हैं अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतने बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न हमने देखे, बेहतरीन से बेहतरीन उसका एक्सप्लेनेशन देखा तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। प्रश्न आपका कह रहा है शेर के कान कतरना। ये जो मुहावरा है इसका क्या अर्थ होता है? शेर से खेलना, सीधा होना, बहुत चालाक होना या प्रभाव स्थापित करना। शेर के कान कतरना मतलब एकदम अपर लेवल वाली बात की गई है। आंसर की बात करते हैं तो आंसर इनमें से डी वाला सही हो जाएगा यानी कि प्रभाव स्थापित करना। तो डी वाला आपका सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा जो है आपका ये मुहावरा पूछा गया था। अब एक प्रश्न आपके लिए भी जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न मैथ का है क्योंकि इसके बाद के जो प्रश्न होंगे वो हम मैथ के देखेंगे।
हम मैथ के भी प्रश्न करा रहे हैं, इससे पहले हमने देखे भी थे 20 प्रश्न, नहीं देखे हो तो अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी लेखपाल नाम से। तो एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। यदि वह 56.25 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो घड़ी की लागत कीमत क्या होगी? ए ऑप्शन है 370, बी ऑप्शन है 365, सी ऑप्शन है 375 और डी ऑप्शन है 390। इनमें से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।